भागलपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने अब तक दर्जनों लोगों की गुम व चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर वापस किया। इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने आज 35 लोगों को उनके चोरी व खोए हुए मोबाइल को बरामद कर वापस किया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। वास्तविक मोबाइल मालिकों को भागलपुर जिला के पुलिस कप्तान आनंद कुमार, सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने मोबाइल सौंपा, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौके पर सभी ने पुलिस के प्रयास की सराहना की है। देखिए, भागलपुर पुलिस का जो ये अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चल रहा है, जिसके तहत जितने भी लोगों के मोबाइल या तो कहीं गुम हो गए या कहीं चोरी हो गई या कहीं छिनतई हो गई, तो उन सभी मोबाइल को हम लोग, हमारी जो डीआईओ की टीम है वो लगातार उसको ट्रैक करती है और उसको रिकवर करने का प्रयास करती है। और इसी कड़ी में पूरे 2023 में हम लोगों ने 304 मोबाइल को रिकवर करके और उनके वास्तविक जो धारक थे उनकी पहचान की गई और उनको वापस कराया गया। इसी प्रकार 2024 में अभी तक 195 मोबाइल, ये छठा चरण था जिसमें हम लोगों ने 35 मोबाइल को उनके जो वास्तविक धारक हैं उनको बुला के उनको सपोर्ट किया। और उनकी जो चूँकि मोबाइल जो है आजकल के किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और वो जब गायब होता है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है, और जब वो वापस वो वस्तु मिलती है तो बिल्कुल उनके चेहरे पे मुस्कान लौटती है। और उसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने 35 लोगों की मुस्कान वापस लौटाने का काम किया है, जिसमें हमारे सिटी एसपी साहब इस पूरे अभियान का इन्हीं के डायरेक्शन में पूरा अभियान चल रहा था। सिटी डीएसपी अजय इसका नेतृत्व कर रहे थे, डीआईओ की टीम इंस्पेक्टर रंजीत और अन्य हमारे पदाधिकारी और कर्मी इसमें लगातार लगे हुए हैं। भविष्य में भी जितने भी और भी मोबाइल का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, उसके डाटा हमारे पास आ चुके हैं, उस पर भी लगातार हमारी टीम काम कर रही है और भविष्य में और भी अन्य लोगों के मोबाइल को हम लोग रिकवर करके उसके वास्तविक धारकों को वापस करेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया कंझिया बाईपास के समीप ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष शनिवार को भी धरना स्थल पर आंधी बारिश के बीच डटे रहे। वहीं भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के टेक्निकल प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार पुलिस बलों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरना की अगुवाई कर रहे सदस्यों से जानकारी ली। वहीं मौजूद सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों ने सदर एसडीओ को समस्या बताई। मौके पर भतोड़िया पंचायत के मुखिया मिठ नारायण मंडल, पैक्स अध्यक्ष विनीत कुमार, राजद नेत्री राबिया खातून, बसारुल हक, अरविंद यादव और मंजीत ठाकुर भी उपस्थित थे। देखिए, यहाँ पे जो कंझिया रोड है, जानकारी है कि उसमें जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है उसके लिए अंडरपास के लिए लोगों का डिमांड है। और सबसे पहले जो एक मुख्य बात है, 4 लेन का काम हो रहा है, इसमें जो 2 लेन का है इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में पूर्व से यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा 2 लेन है। इसके कारण बहुत सारी टेक्निकल एक लिमिटेशंस आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाफ रोड पूर्व से बना हुआ है, उसका हाइट फिक्स है, उसका एलिवेशन सब कुछ फिक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पीडी साहब हैं NHAI के, उन्होंने प्रपोज किया है, 2-3 चीज़ें प्रपोज की है। कमिटी से भी बात हुई, लोगों को भी अवगत कराया है कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है, तो 2-3 जो चीज़ें हैं अंडरपास को लेके, क्या उसमें क्या फिजिबिलिटी है। तो दूसरा पीडी साहब ने उपाय सुझाया कि जो सर्विस रोड जो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, उसके अलावा अगर यहाँ पे 1 फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए, जिसके बाद ऑटो पैदल जो डायरेक्ट आ जाए। तीसरा एक राउंड अबाउट सड़क को कनेक्ट करके एक राउंड अबाउट बना जिससे कनेक्टिविटी को कोई समस्या नहीं। ये 3 चीज़ें हैं जिससे कि इस समस्या का निदान हो जाएगा। तो उसके बाद टेक्निकल चीज़ें, तो टेक्निकल टीम से वो इसको स्टडी करके एक रिपोर्ट दे देगी और यहाँ जो स्थानीय कमेटी है उनको भी बैठाया जाएगा और उनकी तरफ से आश्वासन दिया है कि जो सबसे बेस्ट टेक्निकली और निश्चित रूप से जो कोई भी प्रोजेक्ट जनता के लिए होता है तो जनता के लिए लाभदायक होगा वही। प्रशासन के और भी पदाधिकारी लोग हैं और हम NHAI से हैं, डायरेक्टर
इसमें जो डिमांड है इन लोगों का कि यहाँ पर अंडरपास बना दिया जाए या नहीं तो चौराहा बना दिया जाए, तो इसमें हमारी टेक्निकल टीम है, उसमें हम लोग एग्जामिन करके कि अंडरपास बनाना है और ओवर ब्रिज बनाना है या फिर एक चौराहा बना दें। ये तीनों पे हम लोग इसमें स्टडी करके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद इसका निराकरण करेंगे और बुधवार तक या मंगलवार तक हम बोले हैं अपनी टीम को कि वो अपना रिपोर्ट हमको सबमिट करेंगे और फिर हम SDM साहब को भी उससे अवगत कराएंगे और जो इसमें डिमांड है पब्लिक का मैक्सिमम रखिए हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि कम से कम उसका निराकरण हो, जो कि ये बाधित हो रहा है, जो लोगों को लग रहा है कि बाधित होगा हमारा सड़क आवागमन में जो उनको दिक्कतें होगी उसको हम लोग रिजॉल्व करा देंगे। सब कुछ हम लोग प्रावधान किया हुआ है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग कंसिडर करके बुधवार तक इसका समाधान हम लोग। सर वो 3 प्रपोजल कौन कौन सा है? इसमें हम लोग 3 आपको जैसा बताया कि एक तो रैंप देते हुए फुटओवर ब्रिज जिसमें से ऑटो से लेकर बाइक वगैरह जा सकती है, 4 व्हीलर वगैरह के लिए उसमें नहीं जाएगी, वो फुटओवर ब्रिज होगा। दूसरा एक चौराहा कह रहे हैं, वो चौराहा के लिए कह रहे हैं, उस पर स्टडी कराएं। और तीसरा वो अंडरपास के लिए कह रहे हैं, तो अंडरपास के लिए और वो उसका जो एक कहते हैं कि कम हाइट का हमको बना दीजिए, तो वो थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड रहता है, तो वो सब वो तीनों का हम लोग एग्जामिन करके। भागलपुर में आगामी काली पूजा और छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी और SSP ने बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट और मानिक सरकार घाट का नाव से निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी छठ घाटों की पूरी तरह से सफाई और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। DM ने घाटों पर संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, SDRF और गोताखोरों की तैनाती एवं घाटों पर बैरिकेडिंग के निर्देश भी दिए हैं। मैं SSP साहब, हमारे SDO, SDPO, DDC और IAS प्रोफेशनल और पूरी टीम हम लोग छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं और छठ व्रतियों को जो भी अधिकतम सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं उसको लिए देख रहे हैं और हमने कई निर्देश दिए हैं, जैसे छठ घाट में पटाखे की दुकान नहीं रहेगी, दूसरा बैरिकेडिंग रहेगा, खतरे के निशान की मार्किंग रहेगी और चूँकि छठ व्रती सभी महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम है एडिक्वेट नंबर में रहेंगे और हम लोग महिला सिपाही को भी उस कमरे के पास रखेंगे और साथ ही यहाँ जाम की समस्या नहीं हो उसके लिए भी हमने वाहन पार्किंग बनाने का निर्देश दिया है और आवश्यकता अनुसार जहाँ जिस तरीके का डिमांड है उस तरीके से हम लोग इसको बेहतर बनाएंगे। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी छठ व्रतियों से अनुरोध करता हूँ, छठ पूजा समिति से अनुरोध करता हूँ, यदि किसी घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और किसी घाट पे खाली है तो हम अनुरोध करेंगे कि उनसे कि वो शिफ्ट कर लेंगे तो उनके लिए सुविधाजनक होगा। वो हमने अपने SDO को और टीम को निर्देश दिया है कि सभी छठ पूजा समिति से बात कर लें और जो सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं सारी सुविधाएं। देखिए, काली पूजा को लेकर जो सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई और अनुमंडल स्तर पर भी कल शांति समिति की बैठक हो गई है और आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक होनी है और हमारे जितने सेक्टर पदाधिकारी हैं वो एक एक मेड़पति के साथ, एक एक पूजा समिति के साथ उनको टैग किया गया है और उसके साथ बैठकर एक एक व्यवस्था को देख रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं और जो लाइसेंसेस जो निर्गत किए जाएंगे उसकी शर्तों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर जितने भी घाट हैं उसका निरीक्षण हमारे और DM साहब के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और घाट पर क्या क्या परेशानी हो सकती है, वाटर लेवल कहाँ कहाँ किस प्रकार से और वाटर लेवल की मॉनिटरिंग भी अगले 10 दिनों तक की जाएगी और जो भी छठ के 1-2 दिन पहले जो वाटर लेवल होगा उसके अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी, लाल कपड़े भी लगाए जाएंगे, माइक से अनाउंसिंग भी किया जाएगा कि कहाँ खतरा है, किधर जाने में खतरा है और सभी घाटों पर बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में हुआ, जिसमें JLNMCH के प्राचार्य, अधीक्षक एवं IDA के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार, डॉक्टर SB शरण समेत कई डेंटिस्ट शामिल हुए। इस अवसर पर दंत चिकित्सकों ने दंत एवं मुख से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
सचिव डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि जो कारवां हम लोगों ने 2016 से इस संगठन के लिए शुरू किया था, 20 दंत चिकित्सक के साथ आज यह दर्जनों चिकित्सक के साथ फल फूल रहा है। वार्षिक सम्मेलन में शहर के कई नामचीन डॉक्टरों के अलावा बाहर से आए एक्सपर्ट ने भी अपने विचार और सुझाव रखे। आज जो हम लोग यहाँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन के तहत बैनर के तहत जो आज हम लोग का एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य मकसद है क्या कि लोगों को अवेयर करना, लोगों के लिए बीच में जो हम बाहर से स्पीकर को बुलाना, वो जो हमें कुछ बता रहे हैं वो उनका उपयोग हम पेशेंट के लिए कर पाएँ। जिसमें कि हमारे मेडिका हॉस्पिटल कलकत्ता से लोग डॉक्टर आए थे, डॉक्टर केमिस्ट्री चटर्जी, इनके द्वारा जो बताया गया कि प्री मैलिग्नेंट लीजन जो होती है, जो कैंसर में जो पहले होने वाले लीजन होती है, जो यही कैंसर का रूप लिया जाता है, तो इसके लिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और इसका जो कैंसर से अब लोगों को बचाने के लिए उस पर जोर दिया गया है कि आप अगर इसको पहले डायग्नोस कर लेते हैं तो कैंसर से लोगों का बचाव हो जाता है और लोगों का कम से कम खर्चा होता है। और आज आप अमूमन देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ओरल कैंसर कॉमन हो रखा है। जो दूसरे स्पीकर हैं उनका टॉपिक है इम्प्लांट फेलियर एंड कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इम्प्लांट एक रिसेंट अभी ट्रेंड आई है जिसमें कि आप जो दांत आपका नहीं है और अगर आप दांत बनवाना चाहते हैं तो इम्प्लांट सब बहुत अच्छा विकल्प है, जिसके लिए अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर इम्प्लांट पे आप ध्यान रखते हैं तो आपका इम्प्लांट से जो होने वाली नुकसान है, इम्प्लांट की वजह से जो आपको दिक्कतें आती है, उसके लिए वो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे और साथ ही साथ वो बताएंगे कि कैसे इसका निदान आप करें। और इस जो भी कार्यक्रम ये हम इस परिसर में हो रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जिसमें कि प्राचार्य, अधीक्षक और का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला और इस कार्यक्रम को सफल हुआ और सभी दंत चिकित्सक जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर एस.बी. शरण, जो कि हमारे बहुत ही जुझारूपन से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बने रहे, और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार का भी बहुत शुक्रिया हम करेंगे ताकि वो इस कार्यक्रम को सफलता के लिए एक नए मुकाम दिलाने में हमारे लिए प्रयास किए। धन्यवाद। आयोजन एक दिवसीय आयोजन था और ये आज प्रातः काल से 10 बजे से शुरू हुई है और संध्या प्रोग्राम के साथ ये समाप्त होगी। कार्यक्रम करके हम छोटे शहर में हैं, वैसे छोटा तो अब रहा नहीं, लेकिन यहाँ जो सुविधा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास का, और उसके लिए नई जो जानकारियाँ हैं बाहर से हम स्पीकर्स को बुला के उनसे नई जानकारी साझा करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे डॉक्टर शुभंकर, हमारे डॉक्टर जौहर साजिद हैं, इन लोगों का बहुत बहुत ही योगदान रहा। इनके अलावे भी कई लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी लोगों का बहुत बहुत ही योगदान रहा। धनतेरस को लेकर भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित सैनिको गोल्ड एंड डायमंड्स ने 1 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के खास शगुन कलेक्शन को लॉन्च किया है। ग्राहकों के जबरदस्त डिमांड को देखते हुए ब्राइडल कलेक्शन की शुरुआत मात्र 1 लाख रुपए से की गई है। कंपनी ने मां लक्ष्मी के प्रतिनिधित्व के रूप में कमल कलेक्शन भी लॉन्च किया है। स्टोर मैनेजर अमित तिवारी ने बताया कि 3 नवंबर तक सोने के आभूषणों पर 450 रुपए प्रति ग्राम की छूट, हीरे पर 10% और हीरे के आभूषण के निर्माण शुल्क पर 100% तक की छूट दी जा रही है, जबकि पुराने सोने के एक्सचेंज में 0% कटौती की पेशकश की है। आपको बता दें कि सैनिको गोल्ड एंड डायमंड्स ने शगुन कलेक्शन के तहत कई डिजाइन और आभूषणों की पूरी श्रृंखला लॉन्च की है। वहीं भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित सैनिको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम के प्रोपराइटर रेखा कुमारी ने बताया कि मां लक्ष्मी के प्रतिनिधित्व के रूप में कमल संग्रह भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 3 नवंबर तक मेकिंग चार्ज छूट, हीरे पर 10% तक की छूट और हीरे के आभूषणों के मेकिंग चार्ज में 100% तक की छूट का ऑफर दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सैनिको के स्टाफ और ग्राहक। नमस्ते सर, अभी अब सैनिको जो है ब्रांड है सर, ब्रांड के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लाइट वेट में न्यू कलेक्शन सब आए हुए हैं। अभी सैनिको में अभी ऑफर चल रहा है धनतेरस को लेकर के। गोल्ड के मेकिंग पे अप टू 25% तक का ऑफर चल रहा है और डायमंड के मेकिंग पे अप टू 100% तक का ऑफर चल रहा है सर। और सैनिको काफ़ी लाइट वेट के लिए ही जाना जाता है और अभी हमारे शोरूम में न्यू कलेक्शन सब आए हुए हैं काफ़ी लाइट वेट में।
तो आइए एक बार। और अभी यहाँ का ये खासियत है कि यहाँ पे सर अगर ओल्ड गोल्ड दिया जाता है तो उसका जो रिटर्न वैल्यू रहता है सर वो 95 एक्सचेंज वैल्यू आज के करंट रेट का 100% दिया जाता है और कैशबैक आपको 97% दिया जाता है। डायमंड का जो एक्सचेंज वैल्यू रहता है यहाँ का तो वो आपको 100% दिया आज करंट रेट का 100% दिया जाता है और 90% आपको कैशबैक दिया जाता है सर। ग्राहकों से क्या अपील होगी? एक बार आए हमारे शोरूम सर, विजिट करने के लिए ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ पे लाइट वेट में आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा सर। काफ़ी लाइट वेट में हैवी लुक में आपको कलेक्शन मिल जाएगा। तो एक बार सेनको आइए सर विजिट करने के लिए। नमस्ते सर, हम भागलपुर सेनको गोल्डन डायमंड से शाम्भवी बात कर रहे हैं। हमारे शोरूम में सर अभी धनतेरस को लेकर के बहुत सारे मतलब अच्छा ऑफर भी आया है और बहुत सारे उपहार भी सर आया हुआ है जो कि हमारा अभी दैनिक जागरण पेपर जो है और हिंदुस्तान पेपर की तरफ से बहुत ज़्यादा ढेर सारा बहुत उपहार भी मिल रहा है सर। और लाइट वेट ज्वेलरी है हमारे यहाँ 1 ग्राम से लेके सर 10 ग्राम तक और 1 लाख के अंदर में हमारे यहाँ वेडिंग ज्वेलरी है जो कि आप लोग सर मतलब यहाँ पे खरीदारी कर सकें। और बहुत सारा भी अच्छा सब कलेक्शन भी है सर हमारे स्टोर पे। ग्राहकों से क्या अपील होगी? ग्राहकों से सर हम लोग बहुत मतलब उम्मीद रखे हैं और हम लोग ग्राहकों का दिल जीत चुके हैं सर। हमारे यहाँ मेन खासियत है सेनको का कि सर लाइट वेट ज्वेलरी है तो इसलिए हमारे यहाँ ग्राहक का जो सर बजट रहता है 1000 2000 वो भी सर हमारे यहाँ 2-3 हज़ार से स्टार्टिंग है सर ज्वेलरी का। तो ग्राहक बोलते हैं आपके यहाँ स्टोर पे बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन भी है और आपके हमारे बजट में भी है और यहाँ से सर ग्राहक लेके जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं सर कि नहीं सेनको का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी है सर। धनतेरस पे कोई खास श्रृंखला लेकर के आए हैं? हाँ, धनतेरस में सर खास ऑफर लेके हम लोग आए हैं सेनको की तरफ से सर। बहुत सारा उपहार भी है सर और बहुत सारे मतलब गिफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा सब कलेक्शन भी है सर। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू मजुमदार है और बेसिकली मैं आसनसोल से हूँ। तो सेनको से तो मेरा पुराना संबंध है। मैं बराबर आसनसोल सेनको विज़िट करती थी पर मुझे बहुत दुख होता था कि भागलपुर में सेनको का कोई भी ब्रांच नहीं था। अब भागलपुर में सेनको का ब्रांच आया है तो मैं तो कहीं और नहीं जाती। मुझे सेनको गोल्ड पे पूरा ट्रस्ट है और मैं हमेशा सेनको ही विज़िट करती हूँ क्योंकि लाइट वेट में सेनको से अच्छा ज्वेलरी और किसी भी स्टोर में मुझे आज तक नहीं दिखा। और इसका क्राफ्टमैनशिप के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा डिज़ाइन सब यहाँ रहता है और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ का सर्विस सबसे अच्छा है और तरुण जी से मैं बराबर यहाँ आती हूँ तो उनसे ही मैं विज़िट करती हूँ। जब भी तो मैं उनसे ही कांटेक्ट करती हूँ और मुझे यहीं से लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ सेनको को। आप ग्राहकों के बारे में क्या बोलेंगी या उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? लाइट वेट में अच्छा ज्वेलरी एंड क्राफ्टमैनशिप डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा ज्वेलरी अगर आपको लेना है तो आप सेनको गोल्ड विज़िट करिए। वैशाली जिला के बली गांव थाना परिसर में हर वर्ष होने वाले वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से तिरहुत क्षेत्र के 40 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को शनिवार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हर साल 9 अप्रैल को होने वाला यह कार्यक्रम इस साल लोकसभा चुनाव के कारण नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर को बली गांव थाना के समीप आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि बलिदानी पशुपतिनाथ सिंह पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य और उनके शहादत के लिए वर्ष 1960 से लगातार बली गांव थाना परिसर में भव्य समारोह आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन बली गांव थाना परिसर के सामने स्थित नवनिर्मित शहीद पशुपतिनाथ स्मारक पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा परेड सलामी के साथ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी यशपाल मीणा, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मठ के जो मठाधीश हैं, यहाँ के मुखिया जी,
एवं शहीद पशुपति जी के नाती हुए नाती। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। अप्रैल में हम लोग यहाँ पे आए थे, शहीद स्मारक में हम लोगों ने माल्यार्पण किया था, क्योंकि उस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो ये डिसाइड हुआ था कि बाद में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराया जाए। तो उसमें हमने और एसपी साहब ने तुरंत उसमें अपनी रजामंदी दी थी कि अगला जब आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें हम लोग चलेंगे। कुछ दिन पहले पुनः इस चीज पे चर्चा हुई कि अब कब इसका डेट रखा जाए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 26 अक्टूबर विल बी दी बेस्ट डेट, इस पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आज ये इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं पिछले 3 सालों से हर इवेंट में यहाँ जब शहीद पशुपतिनाथ स्मारक जो स्थल है, थाने के बाजू में कैंपस है, यहाँ पे हम पिछले 3 साल से रेगुलरली आ रहे हैं। 3 साल से जो भी इवेंट हुआ उसमें हम लोग आए। हमारा ये मानना है, अभी जैसे 21 अक्टूबर को हम लोगों ने जिला में एसपी साहब ने बड़ा एक बेहतरीन उसमें इनिशिएटिव लिया। एसपी साहब ने जिला स्तर पे पुलिस कमेमोरेशन जो डे रहता है 21 अक्टूबर को, वो हम लोग ने जिला स्तर पे मनाया। तो जो पुलिस कमेमोरेशन डे रहता है, यानी कि जो पुलिस सेवा के दौरान जो शहीद हुए उनकी याद में, उनके संस्मरण में हम लोग ये दिन मनाते हैं। उसी तरीके से ये जो आज जो हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मनाया। तो सबसे पहले तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक अच्छे गाइडेंस में ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। 21 तारीख का जो इवेंट था और आज का जो इवेंट है, और स्पेशली मुझे बुलाने के लिए पुलिस महकमे की सारी टीम है, उसको भी धन्यवाद। जितने यहाँ पे जिन पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे मेडल मिला है, सर्टिफिकेट्स मिले, उनको भी मेरी तरफ से बधाई। हम और एसपी साहब हमेशा डिस्कस करते हैं कि सबसे जो कठिन नौकरी है, ठीक है, जो सबसे कठिन ड्यूटी है, वो है जो हम लोगों का जो कांस्टेबल रोड पे खड़ा हुआ है। यानी कि उदाहरण के तौर पर जो ट्रैफिक पे कांस्टेबल खड़ा हुआ है, जो दिन रात खड़ा होके ट्रैफिक भी जा रहा है, और वो सबसे ज्यादा वनरेबल है। हैवी ट्रैफिक है, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे जो वहाँ पे परिस्थितियां हैं, तो जो सबसे नीचे पायदान पे जो हमारा वर्कर है, बेसिकली जो पुलिस पर्सनल है, चाहे कांस्टेबल कह लीजिए, चाहे अन्य कोई भी स्टाफ कह लीजिए प्रशासनिक तौर पे, वो सबसे ज्यादा अपना मेहनत से काम करते हैं। शहीद पशुपति जब इसके पूर्व जब हम सीतामढ़ी में एसपी थे, तो वहीं से इसकी चर्चा हम सुनते आए हैं कि इस प्रकार का एक आयोजन किया जाता है, और पूरे बिहार में हमको लगता है ये यूनिक ही एक आयोजन है। इस प्रकार का आयोजन हमको नहीं लगता है कि अन्य कहीं पे भी इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। और जो कार्य इस मिट्टी के जो सपूत रहे हैं पशुपतिनाथ जी, उनका कार्य जो है वो भी अनुकरणीय है। उस तरह का हमको लगता है कि इक्का दुक्का ही कोई मामला पूरे स्टेट में रहा होगा जो इस प्रकार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। वो घायल होते हुए भी डकैतों को मुठभेड़ में ढेर करने में और पकड़ने में कामयाब हुए। वो हमको लगता है कि उस समय जो बल उपलब्ध रहता था, बल की संख्या भी काफी कम होती थी। आज के डेट में थाने में फिर भी आपको लगभग 3 सेक्शन गार्ड रहता है, आर्म्ड गार्ड 3 सेक्शन रहता है। लेकिन जिस समय की वो घटना है, उस समय मुख्य रूप से एक ही सेक्शन गार्ड रहा करता था, एक सेक्शन आर्म गार्ड रहा करता था। उस समय स्थिति जो हम लोग को जानकारी पूर्व के जो अभिलेख इत्यादि हैं, उसको देख करके जो जानकारी मिली है, उससे यह जानकारी है कि मुख्य रूप से उस समय अनुमंडल स्तर पे लगभग 15 से 20 सिपाही रहा करते थे। जिस समय की वो घटना है, उस समय अनुमंडल स्तर पे 15 से 20 सिपाही रहते थे। जो छापामारी, अगर कोई बड़ी छापामारी करनी होती थी, तब वो बल मूव किया करता था। थाना स्तर पे बल की घोर कमी रहती थी। उस समय इस प्रकार का किया जाना सचमुच ही अविस्मरणीय है। किसी भी वर्दीधारी के लिए अपनी शहादत देना, वो एक चरम शिखर ड्यूटी के प्रति समर्पण का होता है। तो वो एक उनके द्वारा
अनुकरणीय किया गया, तो इसलिए उनको हम पुनः याद करना चाहेंगे। जो यहाँ पे लोग शामिल हैं, जिनको उनके बारे में जानकारी नहीं थी, उनकी जानकारी के लिए मैंने यह बताना उचित समझा। पुनः हम ये लोगों को बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम जो है अप्रैल माह का था, जो कि एक्सटेंड होके इस समय मनाया जा रहा है। अप्रैल में हम लोग माल्यार्पण किए थे और उसके बाद अभी जो पदक वितरण का कार्य है वो आज मुख्य रूप से किया जाना है। हर वर्ष हमको लगता है कि अगला जो वर्ष होगा उस समय पुनः कार्यक्रम हमको लगता है कि पूरी की भांति ही हो सकेगा। अगले वर्ष तो चुनाव जो है अभी तक जो संभावना अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना, तो उस प्रकार से अप्रैल में उस तरह की कोई रोक या बंदिश नहीं रहेगी। तो हमको लगता है अगले वर्ष जो कार्यक्रम है पूर्व की भांति हो सकेगा। इस बार हम लोग कार्यक्रम इसीलिए थोड़ा छोटे स्तर पे किए हैं क्योंकि कि आधा कार्यक्रम लगभग उसी समय आयोजित हो गया था, और जो कार्यक्रम की महत्ता होती है, जो तिथि होता है, उससे ज्यादा उसकी महत्ता होती है। तो तिथि तो आज के डेट में नहीं है तिथि, लेकिन आयोजन करना भी आवश्यक था। तो इसलिए क्योंकि मेडल जो विनर्स थे उनको उनकी हौसला अफजाई जरूरी थी, तो इसलिए हम लोग आज कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार का मौसम एक बार फिर बदला है। बंगाल की खाड़ी में हुए हलचल ने सूबे में भी असर दिखाया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा और बिन मौसम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम के करवट लेने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
इधर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि बिहार में दाना चक्रवात का असर जल्द ही कम होगा। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये जो वर्षा हो रही है ये बिल्कुल अभी समय नहीं है, लेकिन ये अभी जो दाना चक्रवात आई है बंगाल की खाड़ी से, उसका प्रभाव हमारे बिहार तक यहाँ भी आई है। ये मुख्य रूप से उधर कोस्टल रीजन में प्रभावित करती है, जिसमें कि आपका बंगाल उड़ीसा वाला आता है, तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते बिहार की तरफ भी आती है। तो ये बरसात जब जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आती है तब तब उसका प्रभाव इस बिहार तक भी उसका प्रभाव पड़ता है और आगे भी जाता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है, गहनता होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन जितना अनुमान लगाया जा रहा था कि ये वर्षा इतनी तेज़ी से होगी, उतनी तेज़ी से नहीं हुई। उसमें एक ब्रेकर का काम किया कि इस चक्रवात में ही जो है ना प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये जो चक्रवात की इंटेंसिटी जितना ये प्रभावित करना था, जितना मतलब मौसम ख़राब होने वाली थी, तीव्र गति से वर्षा होने वाली थी, आंधी तूफान आने वाले थे, जिससे कि पेड़ पौधा और फसलों को नुकसान होने वाला था, उसमें कुछ कमी आई है। वर्षा तो हो रही है लेकिन ये बहुत धीमी गति से हो रही है, जो लोगों के लिए राहत का कार्य है। नहीं तो इस वर्षा में ज़मीन भीग जाती और जो उसके बाद तेज़ी से हवाएं चलती तो उससे पेड़ पौधा और फसलों को भी नुकसान होती। ये मौसमीय घटनाएं हैं। जब जब ये वायु दाब में परिवर्तन होता है, कहीं पर एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाती है, तो वहाँ पर इस चक्रवात का बनना आम बात होती है। लेकिन जब ये चक्रवात समुद्री सतहों पर बनती है और वो बनने के बाद स्थल की ओर बढ़ती है, तो उससे स्वाभाविक रूप से वर्षा भी होती है। ये वर्षा कितनी अधिक होगी या कितनी तेज़ी से हवाएं चलेगी, ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट में। वायु दाब में जो अंतर होता है, ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, तो वो जितनी गहन होगी एक जगह से दूसरी जगह में, वो हवाएं उतनी तेज़ी से चलेगी। लेकिन ये अभी का समय जो है, चूँकि ये तापमान कम हो गई है, वर्षा और धूप नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से ये वायु दाब में जो अंतर है वो कम है और इसीलिए जो है ना हवाओं की गति भी कम है। ये स्वाभाविक रूप से जो है कि कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक है, जबकि कुछ जैसे पेड़ पौधों के लिए जो है वो नमी का काम करती है, या अभी और जो फसल लगाई जा रही है उसमें जो है कि ये नमी पहुंचा रही है, जिससे कि नुकसान के साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें अभी ज़्यादा ये नुकसान ही पहुंचाएगी, फ़ायदा ये कम पहुंचाएगी। और आप देखेंगे कि अभी एकाएक तापमान जो है कि तेज़ी से नीचे आ गई। तो इसका नीचे आने का दो वजह होता है, एक तो वर्षा हो रही है, इससे भी ठंडी हो रही है, और दूसरा वायुमंडल में जो सूर्य की किरणों से जो गर्मी नीचे आने वाली थी, वो बादलों के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट होके वो अंतरिक्ष में चली गई है। इसकी वजह से जो है ये धरातल जो है यहाँ पर कम तापमान रिसीव कर रही है, जिसकी वजह से ये मौसम ठंडा होना स्वाभाविक है। और ये हमको लगता है अब धीरे धीरे मौसम जो गर्म भरा मौसम हुआ करता था, उससे लोगों को अब धीरे धीरे ये राहत ही मिलेगी। अब उस तरह की गर्मी पड़ने की संभावनाएं कम हो रही है। भागलपुर पीरपैती रेलवे स्टेशन पर शनिवार को डीआरएम ने अपनी पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मालदा डीआरएम के द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल की गई। साथ ही डीआरएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एजेंसी के कर्मी को फटकार भी लगाई। डीआरएम ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। नहीं, देखिए, हर जगह से ट्रेन चलाना संभव नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो पीर-पैंती के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उनको कनेक्टिविटी ज़रूर मिल जाए कि जो वो उस ट्रेन से अगर पकड़ना चाहें तो उसको पकड़ पाए। पैसेंजर ट्रेन भी काफ़ी कम चलती है सर, काफ़ी दिक्कत होती है। नहीं, देखिए, पैसेंजर ट्रेन
कि अवेलेबिलिटी उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जिस समय पे उसको चलना है उस समय में कितने लोगों को उसका उपयोग करना है। तो हर वक्त हर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती सर। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी यात्रियों को ट्रेन पे जाने की या कनेक्टिविटी की, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको प्लान करेंगे।